1956 की बात है। महाराष्ट्र की निलंगा तालुका के एक गांव में एक बेटी का जन्म हुआ। बच्ची अभी 16 दिन की ही थी कि उसकी मां गुजर गई। अब सबको बस एक ही चिंता थी कि अब इस बच्ची को कौन पालेगा, क्योंकि बच्ची के पिता उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थे। उनके लिए वो एक बोझ थी। लेकिन जब गांव वालों और रिश्तेदारों ने बहुत दबाव डाला तो आखिरकार बच्ची के पिता उसे अपने साथ ले गए। मगर जिस बेमन से वो अपनी बेटी को उठाकर लेकर गए थे, ये देखकर बच्ची के नाना को एक डर सताने लगा कि कहीं गुस्से में आकर वो बच्ची के साथ कुछ बुरा ना कर दे। इसलिए वो दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दिए। नाना का डर सही भी साबित हुआ। कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा कि पिता के हाथ में तो बच्ची है ही नहीं। नाना समझ गए कि वो जरूर बच्ची को कहीं फेंक आए हैं। कहीं से उसके रोने की आवाज तक नहीं सुनाई पड़ रही थी। उनका दिल बैठने लगा। वो बच्ची को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे। इतने में उनकी नजर एक ताजा भरे गड्ढे पर पड़ी। उसमें से एक छोटी सी उंगली बाहर दिखाई दे रही थी। नाना ने फौरन गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी ही हटाई थी कि उन्हें अपनी मासूम नातिन का चेहरा दिखाई दिया। उसके पिता ने अपनी 16 दिन की बच्ची को जिंदा उस गड्ढे में दबा दिया था। ये देख नाना की रूह कांप गई। किस्मत से बच्ची की सांसें अभी चल रही थीं, मगर बदकिस्मती से मोची का काम करने वाले उसके नाना के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अस्पताल ले जा सके। उन्होंने फट से उसे उठाया और उसे नए जन्मे बकरी के बच्चों के साथ लाकर रख दिया। अगले 5 दिन तक वो बच्ची को जिंदा रखने की कोशिश करते रहे। जानवरों की गर्माहट से आखिर उस बच्ची की हालत में सुधार आया और उसकी जान बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 बार और जन्म देने वाले ने ही अपनी बेटी को फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत ने उसे बचा लिया, क्योंकि ये बच्ची एक बड़े मकसद के लिए पैदा हुई थी। मकसद कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ने का, लड़कियों को फ्री एजुकेशन दिलाने का और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का। जी, ये कहानी है महिला सशक्तिकरण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली नारी शक्ति की प्रतीक, ऑल्सो अ मच अक्लेम्ड ऑथर सुनीता अरालेकर जी की। सुनीता अरालेकर के नाना ने अपनी नातिन की जान तो बचा ली थी, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता था कि सुनीता के पिता लौट ना आए और उन्हें उनसे छीनकर फिर से मारने की कोशिश ना करने लगे। इसलिए अगले 4 सालों तक वो सुनीता जी को लेकर गांव-गांव भटकते रहे। एक जगह पर 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकते थे, ताकि सुनीता जी के पिता को उनके ठिकाने का पता न लग जाए। नाना जी की एक बेटी थी जो सुनीता जी से कुछ ही दिन बड़ी थी। वो जहां भी जाते सबको यही कहते कि उनकी जुड़वा बेटियां हैं। आखिरकार सुनीता जी जब 5 साल की हुई तो वो एक गांव में सेटल हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी दोनों बेटियां यानी सुनीता जी और उनकी मासी स्कूल के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हैं और दूर से पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जब वे घर वापस आईं तो उन्होंने बेटियों से पूछा कि तुम लोग पढ़ाई कैसे करती हो? तो उन्होंने बताया कि कूड़े में पड़ी कोई स्लेट मिल जाती है और टीचर या बच्चे जो चौक फेंक देते हैं वो मिल जाते हैं। बस उनसे टीचर जो बच्चों को लिखाती है देख देख कर हम भी लिख लेते हैं। दोनों रोज ऐसे ही पढ़ने जाती। धूप हो या बारिश वहीं सीढ़ियों पर बैठकर दूर से पढ़ती रहती। अंदर जाने की इजाजत जो नहीं थी, क्योंकि वो दलित थी। एक दिन बच्चियों की लगन देखकर उनके नाना हिम्मत करके स्कूल अथॉरिटी से बात करने पहुंच गए। बहुत मिन्नतों के बाद आखिर स्कूल उनकी एडमिशन लेने को मान गया। नाना ने सुनीता जी को सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, मगर तब अपना नाम भी दे दिया। सुनीता जी इस लगन के साथ पढ़ी कि मैथ्स के एग्जाम में वो पूरे केंद्र में फर्स्ट आई। ये स्कूल 4th तक ही था।
अब बारी थी 5वीं में एडमिशन की। तब एक दुविधा आ गई। नया स्कूल उस गांव में था जहां सुनीता जी के पिता रहते थे। बच्चियों की आगे पढ़ने की इच्छा देखकर सुनीता अरालीकर जी के नाना जी ने अपने डर का सामना किया और उनका दाखिला 5वीं कक्षा में करवा दिया। नाना अपनी झुकी हुई पीठ के साथ जब काम पर जाते तो सुनीता जी को बहुत बुरा लगता, इसलिए उन्होंने आस पड़ोस में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकें। इसी बीच किसी गांव वाले ने उनके पिता के कान भर दिए कि तुम्हारी बेटी तो पढ़ लिख रही है और अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गई तो वो तो तुमसे उसे मारने के लिए बदला जरूर लेगी। अनपढ़ पिता लोगों की बातों में आ गए। एक दिन वो अपने ससुर के पास गए और उनसे बोले कि सुनीता रोज एक गांव से दूसरे गांव पैदल पढ़ने जाती है। गांव वाले मुझे ताने सुनाते हैं, इसलिए आप सुनीता को मुझे दे दीजिए, वो स्कूल आसानी से जा पाएगी। नाना जी के आर्थिक हालात तब इस कदर खराब थे कि दिन में 2 रोटियां बनती थीं जिसे सब आधा आधा बांटकर खाते थे। उन्होंने सोचा कम से कम बच्ची का जीवन थोड़ा आसान तो हो जाएगा, 2 टाइम की रोटी तो पूरी मिलेगी। तो उन्होंने सुनीता जी को उनके पिता के साथ भेज दिया। पिता के पास गए अभी 8-10 दिन ही बीते थे कि एक रोज उनकी सौतेली माँ ने उन्हें खाने के लिए एक रोटी दी। जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी, उन्हें उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने घर के पास ही रहती अपनी एक रिश्तेदार को वो रोटी दिखाने ले गईं। रिश्तेदार ने जैसे ही रोटी को सूरज की रोशनी में ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तुरंत सुनीता जी से बोली, बेटी क्या तुमने ये रोटी खाई है? सुनीता जी ने कहा नहीं। तो वे बोली, शुक्र है, क्योंकि इस रोटी में जहर है, कोई तुम्हें मारना चाहता है। इस बात का पता चलते ही सुनीता जी के नाना भागते हुए आए और अपने जिगर के टुकड़े को वापस अपने साथ ले गए। सुनीता जी के पिता के अंदर का शैतान हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो सोचने लगे कि जब तक सुनीता जी के नाना जीवित हैं वो बेटी को नहीं मार पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ससुर को मारने के लिए एक प्लान बनाया। किसी के साथ मिलकर उन्होंने नाना जी को धोखे से एक जंगल में बुला लिया और वहां उन्हें मरवाने की कोशिश की, लेकिन जंगल में मौजूद एक औरत की मुस्तैदी की वजह से वो बच गए और वहां से भागने में कामयाब हो गए। इससे कुछ महीने बाद की बात है। सुनीता जी के 11वीं के एग्जाम थे। जिस रास्ते से वो पैदल दूसरे गांव जाती थी उसी रास्ते में एक नदी और एक गहरी घाटी थी। दोपहर के 2 बजे थे। जैसे ही वो अपनी मासी के साथ वहां से गुजरी, 2 गुंडों ने तेज धार हथियारों के साथ उन पर हमला कर दिया। इनमें से एक सुनीता जी के चाचा थे। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागने लगी। चाचा भी उनके पीछे भागते रहे। दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। भागते भागते वो थककर चूर हो गई, मगर फिर भी मदद के लिए पुकारती रही। इतने में एक गडरिये ने उनके चीखने की आवाज सुनी तो वो भागता हुआ उनके पास आया और उसने चाचा पर जोर का प्रहार कर दिया, जिससे चाचा वहीं मुंह के बल जा गिरे। ये तीसरी बार था जब उन्होंने मौत को मात दे दी थी। जन्म देने वाला ही जब मारने पर तुल जाए तो दुख नहीं, सदमा लगता है। और इस सदमे से बाहर निकलने में सुनीता जी की मदद की उनके जीवन साथी ने। 11वीं की पढ़ाई के बाद सुनीता जी शहर चली गईं और वहां जाकर एक अस्पताल में एज अ ट्रेनी नर्स काम करने लगी। यहीं उनकी मुलाकात टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले दिलीप जी से हुई। समय के साथ साथ दोनों करीब आए और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज की वजह से उन्हें यहाँ भी दिलीप जी के घर वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दिलीप जी बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे
उन्होंने पत्नी सुनीता को भी सामाजिक मुद्दों और स्थितियों के बारे में जागरूक करना शुरू किया। वो खुद भी तो इन्हीं सब का शिकार थीं। जब एसटी डिवीजन मूवमेंट के दौरान सुनीता जी ने 3 स्टूडेंट्स की मौत होते देखी तो वो सीरियसली सामाजिक मुद्दों के बारे में सोचने लगी। तब से वो करीब 17 आंदोलन कर चुकी हैं, जिसके तहत वो दलित लोगों की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप को बढ़वा चुकी हैं। 1972 में महाराष्ट्र में पड़े सूखे के दौरान 12,000 लड़कियों को एसएससी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलवा चुकी हैं और डाउरी, ईव टीजिंग और कास्टिज्म जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाती रहती हैं। अपने आंदोलनों के दौरान उन्हें 11 महीने जेल में भी काटने पड़े, मगर फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शंस भी लड़े। इसमें भी उन्हें लोगों का प्यार और साथ मिला। उनके 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा अमेरिका में काम करता है, जबकि छोटा बेटा मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में एक पेडिट्रिशियन है। सुनीता जी की जिंदगी की कहानी बदलाव और उम्मीद की कहानी है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, बताइएगा। अभी के लिए मुझे निधि चुप को इजाजत दीजिए। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत की प्रेरक दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।